Hello friends, today we have a very nice question of planar motion and we will learn today that how to solve such questions, of motion in a plane when two bodies are moving at a time and how to calculate the distance between them. बेसिक सी बात है, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो प्लेन मोशन इन अ प्लेन की बात होगी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे आप मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे, आप देखते देखते सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर कुछ बेसिक बातें होंगी उनको सीखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम अटैक करेंगे और समझेंगे कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टू बॉडीज वेयर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड अदर एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू v नॉट, that is equal to 25 meter per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies. T is equal to 1.7 second later. क्वेश्चन बहुत ही देखने में बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक के चलते या कुछ कम समझ होने के कारण ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। हड़बड़ी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करते हैं कि आप लोगों की जो गलतियां होती हैं वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई हमारे पास वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का अगर हम थीटा एंगल की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन करें तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर से रिलेटेड होगा। इसलिए ये कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। जो बेस होगा हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू कोसाइन कंपोनेंट, तो दैट इज दिस कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा। दूसरी एक ऑब्जर्वेशन आपको बताई गई है कि जब आप वेक्टर को लिखना चाहो तो आप इस वेक्टर ए को लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको सिखाई गई है पहले, अभी बस आपको इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये दो बातें बहुत ही ध्यान में रखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो बॉडीज हैं, सपोज दैट दो स्टोन्स मान लेते हैं, उनको एक साथ थ्रो किया गया एक ही पॉइंट से, एक को स्ट्रेट अप थ्रो किया गया। तो लेट मी टेक दिस, वन इज बीइंग थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो दूसरा जो है हमारा वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया जाता है। तो कुछ ऐसा है, ओके 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। ओके, नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दैट वी नॉट, तो अभी वी नॉट को हम वी नॉट रहने दें या आप 25 मीटर पर सेकेंड लेके चलो, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास वी नॉट है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इस वेलोसिटी को v नॉट ही है, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट है उसको v1 से मैं डिनोट करता हूँ और दूसरे को v2 से डिनोट करता हूँ। तो लेट दिस बी ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस बी ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इन दोनों की वेलोसिटीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट। ध्यान से देखिए, I can represent the velocity v1 is equal to v naught cos 60 डिग्री, अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, I कैप प्लस v नॉट
साइन 60 डिग्री जे कैप। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई कैप और जे कैप क्या होते हैं? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x direction. I have let here the x direction to be horizontal and y direction to be the perpendicular that we are vertically upward. So that we are taking like that, and that is what I have denoted it like b cos 60 degree I cap and v naught sin 60 degree j cap. कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हमारे पास ये आ जाएगा v नॉट बाई 2 आई कैप प्लस v नॉट इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दैट इज इक्वल टू v नॉट √3/2 j कैप। आई कैन राइट दिस एज v नॉट बाई 2 आई कैप प्लस √3 जे कैप। आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हो। वेलोसिटी v2 की बात करें, v2 रेफर्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। यहाँ ध्यान दीजिए y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी, x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी 0 है, तो आप 0 आई कैप लिख लो, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी v नॉट है, तो आप v नॉट जे कैप लिख लो। देखो ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप जाओगे तो मोशन इन प्लेन का कोई सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों वेलोसिटीज़ की मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2। अब आपको पता है दोनों बॉडीज़ 1.7 सेकंड तक मूव कर रही हैं, दोनों बॉडीज़ 1.7 सेकंड तक मूव कर रही हैं। उसके बाद इनके बीच की डायरेक्शन पूछी गई है। तो एक तरीका है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को निकालो फिर उसको सॉल्व करो। दूसरा सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आता है कि उतने रिलेटिव वेलोसिटी से किसी एक बॉडी को मूव करा दो, दूसरे से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक को आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है, आप उसी से 1.7 सेकंड तक मूव करा दो, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल किए वही उनके बीच का डिस्टेंस होगा। खैर चर्चा करेंगे इस पे। अभी देखो कैसे होगा यहाँ पे। अब मुझे निकालना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो सिंपल सा है, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करते हो तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जो आई कैप वाला वेक्टर होगा मतलब एक्स डायरेक्शन की कॉम्बिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी होती है वो एक्स डायरेक्शन के साथ होती है, वाई डायरेक्शन की जो भी होती है वो वाई डायरेक्शन के साथ होती है। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे पास v2 है जो कि आई कैप 0 है, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट माइनस v0/2 आई कैप। अरे सिंपल है भाई, 0 माइनस v0/2 आई कैप तो माइनस हो गया, प्लस v0 जे कैप है और यहाँ √3। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट v0, देखो दोनों में v0 कॉमन है, तो यू विल गेट v0 ब्रैकेट 1 माइनस √3/2 जे कैप।
Am I right? Am I right? Now, if you arrange these terms, what you will get? You will get, that is minus 1 by 2 into the value of V naught. The value of V naught is 25 मीटर पर सेकेंड, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 आई कैप प्लस 25 इंटू 1 माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे कैप। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 25/2 इज नथिंग बट 12.5, तो दैट इज माइनस 12.5 आई कैप प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट आई विल गेट, लेट मी सॉल्व 1.732 डिवाइडेड बाई 2 is equal to 0.866 minus 1, here 0.134, here you will get 25 into 0.134 J cap. 12.5 minus 12.5 I cap plus 25 into 0.134, 25 into 0.134, 25 into 0.134, we will have 3.35. So here this is equal to 3.35 J cap. यहाँ तक भी लोग सही कर ले जाते हैं इस सवाल को, लेकिन इसके बाद वो ब्लंडर कर जाते हैं। यहाँ तक मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं, लेकिन इस स्टेप के बाद गलतियाँ हो जाती हैं और बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है, ध्यान से समझ लेना। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो जब आप यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी को यूज कर रहे हो तो यू मस्ट कैलकुलेट द रिलेटिव एक्सेलरेशन। और जहाँ तक इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट पे, दोनों ही ऑब्जेक्ट के वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस होगा, सेम डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यही मिस्टेक होती है, लोग हमेशा जी लगा के कैलकुलेट कर देते हैं और गलती हो जाती है। ध्यान से एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जब आप रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, जब रिलेटिव वेलोसिटी को आप यूज कर रहे हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी यूज करना पड़ेगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जी लेने की गलती मत करना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ले लिए तो इस सवाल में पक्का गलत करके आओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने ये सवाल बनवाया था। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हो गया आपका क्या, रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हैज बिकम 0। इट मीन्स व्हाट, if I say that acceleration of 2 with respect to 1 is equal to 0 I cap plus 0 J cap. Now why 0 I cap? Why 0 I cap? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है ही नहीं। y डायरेक्शन में अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण लगता, लेकिन वो भी क्या हो गया 0 हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम लग रहा है ना, g लग रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ऑफ फिजिक्स देखिए, इसने यहाँ पे कहा निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग,
अगर एयर ड्रैग को कंसीडर कर लेता तो उस ऑब्जेक्ट के टेक्सचर पे, उस ऑब्जेक्ट के बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट के डिजाइन पे ये बात निर्भर करती कि कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन की पूरी दुनिया इस एक स्टेटमेंट पे है जिसको आप लोग हमेशा निगलेक्ट कर देते हो, निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग। एयर ड्रैग होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग एक्सेलरेशन लगेगी, रिटार्डेशन लगेगी, और वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही इसने कहा निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग, यानी ऑब्जेक्ट के टेक्सचर से आपको कोई मतलब नहीं है। ध्यान से इसको समझ लो। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन को तो उसने पहले ही सिंप्लीफाई कर रखा है, निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग, बहुत खुशी की बात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो निकालें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन हैज ऑलरेडी बिकम जीरो। तो मैं हाफ एटी स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। अब करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देख लो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 12.5 इंटू टाइम। टाइम देखो भाई, टाइम कितना है? टाइम है 1.7 सेकेंड लेटर, तो 1.7 सेकेंड, nothing to worry here, 1.7 I cap plus 3.35 into 1.7 J cap। सॉल्व कर लिया जाए इसको। देखो 12.5 into 1.7 is equal to 21.5। ओके, 21.5 minus 21.5 I cap plus 3.35 into 1.7, sorry, 3.35 into 1.7. So let us solve that directly, we will get the value. So 3.35 into 1.7, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5.695। वेरी गुड, तो वी विल गेट 5.695 J cap। ओके, सो we have got displacement of 2 with respect to 1, and exactly what we have to determine, we have to determine the shortest distance between these two objects। तो उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो I have to determine the modulus of this vector, I have to determine the magnitude of this vector, that is equal to S21 mod। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो याद रखिए कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो सिमिलरली यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे -21.5 होल स्क्वायर प्लस 5.695 होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, यू विल गेट 21.5 माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस ही होने वाला है, तो नथिंग टू वरी। 21.5 स्क्वायर, सॉरी 21.5 होल स्क्वायर प्लस 5.695 होल स्क्वायर is equal to this, and the root value is 22.24। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 22.24 मीटर। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी 22.24। यहाँ
हमें ये समझ में आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप वेक्टर के हेल्प से, जिसमें आप वेक्टर यूज कर सकते हो, किसी भी का मतलब कुछ भी नहीं, जिसमें आप वेक्टर यूज कर सकते हो, अगर रिजॉल्व कर लेते हो तो बाय यूजिंग द सिंपल इक्वेशंस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। आप देखो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट थे, एक वर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया, एक 60 डिग्री पे थ्रो किया गया। 60 डिग्री वाले को मैंने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, ये परपेंडिकुलर था, दोनों के वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया। उसके बाद उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट की। रिलेटिव वेलोसिटी के हेल्प से हमने इनके बीच की जो है इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ध्यान देने वाली पॉइंट क्या था, वो था एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का 0 हो रहा था। तो बहुत ही ध्यान से आप अगर सवाल को बनाते हैं और एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं तो आप कोई टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।